मेरी खाला के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। वो बेऔलाद थे और घर में अकेली रहती थी। मेरी खाला काफ़ी जवान औरत थी। मेरे साथ वो अपनी हर बात शेयर करती थी। जब मैं उदास होती तो अपनी खाला के घर रहने के लिए चली जाती। इस दौरान मैं खाला के साथ खूब मस्ती करती और उनके साथ ही बेड पर सोती। जब वापस अपने घर आने का बोलती तो खाला जिद करके मुझे 1-2 रातें और रुकने का बोलती। मैं नई नई जवान हो रही थी कि एक रात खाला के साथ बिस्तर में लेटी थी कि अचानक खाला ने अपना हाथ मेरे सीने पर फेरना शुरू किया तो मुझे मज़ा आने लगा। मैं ना चाहते हुए भी खाला का हाथ ना रोक सकी। मैं अपनी शर्म उतार कर खाला के सामने बेखौफ होकर लेट गई। तब खाला ने मुझे एक एक हिस्से से लज्जत दी। 2 दिन बाद मैं घर आई तो कुछ बेचैन सी रहने लगी, क्योंकि मुझे खाला के हाथ की लज्जत इस कदर लग गई थी कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। अगले दिन मैं बहाना बनाकर खाला के घर गई तो गेट का दरवाज़ा खुला हुआ था। घर में दाखिल हुई तो खाला के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बिला झिझक कमरे में दाखिल हुई तो खाला किसी 16 साल लड़के के साथ बेड पर बेहुदा लिबास पहन कर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही खाला घबराने की बजाय मुस्कुरा कर बोली कि आओ, मैं आज तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इस लड़के से मिलो, ये मेरा मुंह बोला बेटा है। आज से ये मेरे घर रहेगा। खाला की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई, लेकिन कोई बात नहीं की। मेरा इरादा था घर में एक ही रात रहने का, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठकर जब जाने लगी तो खाला ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। खाला के बार बार इसरार पर मैं एक रात वहीं रुकने का इरादा कर लिया। रात हुई तो खाला ने कहा कि हम तीनों एक ही बिस्तर में सोएंगे। मैंने खाला से कहा कि ये कैसे मुमकिन है, एक जवान लड़के के साथ मैं कैसे सो सकती हूँ। खाला ने कहा कि ये अब मेरा मुंह बोला बेटा है, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम एक ही बिस्तर में लेट गए। थोड़ी देर बाद मैं करवट बदल कर लेट गई। आधी रात गुजर चुकी थी कि मुझे बेड हिलने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने हल्की सी आंख खोल कर जब देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि खाला अपने मुंह बोले बेटे का। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी खाला जिनसे मैं बहुत अटैच थी। खाला काम से वापस आ रही थी। ईशा का वक्त था, अजान हो गई थी और लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो भी उन मांगने वालों में से एक था, लेकिन मस्जिद के बाहर मस्जिद की दीवार के साथ बैठा था। अपने रब के आगे हाथ उठाए बड़ी शिद्दत से मांग रहा था। उसके आंसू बह रहे थे। खाला उसके पास रुकी और बोली, कौन हो तुम? मुझे कहाँ जाना है? किस घर में? मुसाफिर लगते हो। लोग मस्जिद की तरफ आ रहे थे और उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो पागल हो। उसका हुलिया भी तो पागलों जैसा ही था। वो औरत उस शख्स के चेहरे की मासूमियत से हैरान थी। वो चेहरा ऐसा था कि एक बार देखने वाला ठहर जाता था। बरसों की मुसाफत और एक दर्द जो उस चेहरे पर रगम था। वो औरत जो उस अजनबी के पास खड़ी थी कहने लगी, लगता है बड़ा लंबा सफ़र करके आए हो। उस अजनबी के देखने पर वो भी और अम्मा भी उस ज़मीन पर उसके साथ ही बैठ गई। अजनबी ने उस औरत की तरफ देखा और कहा, बहुत लंबा सफ़र, जिसमें अपनों ने ही सफ़र में दलील कर दिया और फिर सारे वादे कस्में तोड़कर उसे अकेला छोड़ दिया। उसकी बद्दुआएं मुझे जीने नहीं देती। अम्मा ने और खाला ने कहा, बेटा इस रब को राज़ी करना बहुत आसान है। वो तुझसे बस कच्ची तौबा चाहता है। वो तो रहमान है, रहीम है। उसे तो माफ़ करना सबसे ज़्यादा पसंद है। और जहाँ तक रही उसके बंदों की बात, तो अल्लाह के बंदे भी अपने अल्लाह से उसके बंदों की शिकायत नहीं करते। तू अपने रब का हो जा, वो खुद उस बंदे को तेरे नसीब में लिख देगा। उस अजनबी ने बच्चों जैसी मासूमियत से अम्मा की तरफ देखा और मिट्टी झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। अम्मा ने देखा उसके कपड़े और वो चादर जो उसने ओढ़ रखी थी इतनी पुरानी थी जैसे उसका कोई ना हो, जो उसे बताता कि इन्हें बदल लो या लाओ धो देते हैं। खाला को उस अजनबी पर रहम आ गया, जिसकी हालत की वजह से लोग उसे रुक रुक कर देख रहे थे। खाला ने कहा, मेरी औलाद नहीं है। शोहर कुछ अर्सा पहले इस दुनिया से चला गया है। अगर तुम मेरे बेटे बन जाओ। वो शख्स ज़हनी तौर पर माजूर लगता था। खाला ने अपने उस मुंह बोले बेटे का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। उसके लिए नहाने का पानी रखा। उसे अपने मरहूम शोहर के कपड़े दिए। वो पहन कर निकला तो खाला ने कहा कि इसी बेटे की वजह से वो बेऔलाद थी। मुझे अल्लाह ने उस बेटे से नवाजना था। खाला बताती है कि मैं देर तक अपने बेटे की नज़र उतारती रही। मेरी नज़र ही मेरे बेटे को ना लग जाए। मेरी खाला ने सारे ख़ानदान से कह दिया कि ये मेरा बेटा है। कल को अगर मर भी गई तो मुझ गरीब का जो कुछ भी है वो इसका है। इस तरह वो अजनबी मेरी खाला के घर रहने लगा। खाला ने उसका नाम हसन रखा। हसन मेरी खाला के अलावा किसी से बात नहीं करता था। खाला किसी के घर काम जाती तो जाते हुए दरवाज़ा बाहर से बंद कर जाती कि कहीं उसे बताए बगैर चला ना जाए। हम सब लोग उसे नफ्सियाती मरीज ही समझते थे।
मैं खाला के घर उस अजनबी के आने के बाद 1-2 बार गई थी। एक बार वो सो रहा था, दूसरी बार खाला से किसी बात पर लड़ रहा था और खाला उसकी ऐसे मिन्नतें करके खाना खिला रही थी जैसे माँ अपने बच्चों की करती है, कहीं उसका बच्चा भूखा ना सो जाए। मैंने खाला से कहा कि एक तो आप राह चलते अजनबी को घर ले आई, ऊपर से उसके इतने नखरे बर्दाश्त करती हैं। देख लीजिएगा, मुझे तो इस शख्स का भरोसा नहीं है, थाने में रिपोर्ट लिखवा दे, कहीं किसी पागल खाने से तो नहीं भाग के आया। हसन ने सुन लिया था और कमरे में जाके खुद को बंद कर लिया। खाला ने गुस्से से मुझे देखा और बोली कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, और दूसरी बात जो तुम बोल रही हो ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप की वो ट्रेनिंग बोल रही है जो बचपन से तुम लोगों को दी गई है कि हर दूसरे बंदे को शक की नज़र से देखो। मैं रोने लगी और कहा, खाला आप उसके लिए मुझसे लड़ेंगी? तो खाला ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोली, वो कोई और नहीं, मेरा बेटा है। तुम सब ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मैंने खाला को साथ लगाया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज से आपके बेटे को कुछ नहीं कहूँगी। मैं समझ गई थी खाला उस नफसियाती मरीज को अपना बेटा मान चुकी हैं। दादी अक्सर कहती थी कि जो अल्लाह दे उस पर शुक्र कर लो और जो ना दे उस पर सब्र कर लो तो ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे अपनी दादी की यही बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वो मुझे हमेशा ऐसे ही समझाती थी। मेरी बहन मेरी और दादी की मोहब्बत से जेलस रहती थी। मैंने कहा, तुम भी कभी सुनो दादी की बातें तो तुम्हें पता चले कितनी अच्छी बातें करती हैं दादी। कहने लगी, मैंने कब इनकार किया, लेकिन दादी तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। वही शिकवा जो उसे हमेशा से था। दादी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तो तुम्हें लगता है मुझे मोहब्बत नहीं तुमसे, लेकिन मेरी बहन भी अपने नाम की एक ही थी। उसे मोहब्बत में शराकत पसंद नहीं थी। वो तो तब खुश होती जब दादी कहती तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज हो। मेरी बहन दिन ब दिन जिद्दी और बेहद हसास होती जा रही थी। पूरी रात बाहर रहने के बाद मेरी बहन घर वापस आई थी। वो जानती थी कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है और ना ही अब्बा इस तरह किसी सहेली की तरफ रुकने की इजाज़त देते। उस सहेली की सालगिरह थी और अब्बा आज अपने गांव गए थे। उसे लगा आज अब्बा वहीं रुकेंगे, लेकिन अब्बा वापस आ गए थे और इस वक्त उसे बाहर से आते देखकर शदीद गुस्से में थे। जब मेरी बहन ने कहा कि प्लीज़ अब्बा वक्त बदल चुका है और मैं अम्मी को बता के गई थी, मेरी सहेली मुझे खुद छोड़ के गई है, मैं अकेली नहीं थी। उसने बेदार से लहजे में कहा, अब्बा का हाथ उठ गया था, मैं भी बोल बोल कर थक गया हूँ। तुम्हारी ये अयाशियाँ, ये बेहयाई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शरीफ घरों की लड़कियां रात को किसी सहेली की पार्टी पर नहीं जाती। मेरी बहन ने कहा, आपको 1000 बार कहा है मत कहा करे मुझे, क्यों बोलते हैं ऐसा? अपनी बड़ी बेटी से तो कभी नहीं ऐसा कहा। जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, मुंह उठा के चल पड़ती है। उसे क्यों नहीं रोकते? सब मेरे पीछे पड़े हैं। अब्बा ने कहा कि वो तुम्हारे जैसी बदजुबान और ना ही बेबाक है कि मुझे बताए बगैर कहीं भी चली जाए। मेरी बहन पैर पटकती कमरे में आ गई। मुझे उसका इस तरह से अब्बा से बात करना अच्छा नहीं लगा था। मैं उसके पास गई और कहा, तुम्हें सच में डर नहीं लगता? तुम्हारी बदजुबानी हमारे घर की खुशियां निकल जाएगी। तुम्हें डर नहीं लगता? अब्बा तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिससे तुम दोबारा उनकी सूरत भी नहीं देख सकोगी। लेकिन आपको किसी की तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक कोई समझना ना चाहे। मेरी बहन ने कहा, मैं कमरे से चली जाऊं। वो हम सबसे बदलन होती जा रही थी। हसन ने खाला को बताया था कि एक दिन वो अपने वालिदैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लोग अब तक नहीं आए थे। घर के करीब ही मेरे चाचा का घर था। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। कॉल पर कुछ ऐसा कहा गया था कि हाथ में मौजूद मोबाइल ज़मीन पर गिर गया था। मुझे लगा मैं भी जिंदा क्यों हूँ। कुछ ही देर बाद मेरे घर में मेरे माँ बाप के जनाजे रखे हुए थे। लोगों ने बताया था कि किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया था। मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी। कब जनाजे का वक्त हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला था। आंख तो तब खुली जब चाचा ने कहा, बेटा जनाजा उठाना है। चाचा ने आकर मुझे कंधों से थाम कर खड़ा किया। मेरी टांगें अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही थी। कुछ लोग आगे बढ़े, जनाजा उठाया। मैंने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा अपने वालिदैन को, या फिर मुझे भी साथ ही दफना दो। चाचा ने कहा, बेटा जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली, सब्र करो। हसन ने कहा, अम्मा तुम बताओ, सब्र करने से आ जाता है? अपने छोड़ जाए तो सब्र आ जाता है। वो खाला को बताते हुए बुरी तरह से रो रहा था। लोग जनाजा उठा चुके थे। मैंने कहा, नहीं लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगा। मैं पागलों की तरह पसीज रहा था। मेरे चाचा के बेटे मुझे संभाल रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मर्द होके औरतों की तरह रोता है। मुझे बताओ अम्मा, क्या मर्द को अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं होती? क्या उसका कलेजा अपनों के जाने से चलनी नहीं हो सकता? अब खाला भी उस अजनबी के साथ रो रही थी। माँ बाप ही वाहिद सहारा थे। हसन से वो भी चिन गए थे। उसके चाचा जो पहले ही उसके घर पर नजर रखे हुए थे,
उसके घर में ये कहकर शिफ्ट हो गए कि इतना बड़ा घर है, अकेले घबरा जाओगे, इसलिए कुछ दिन तुम्हारी खातिर यहाँ आ गए हैं। उसके चाचा के बेटे उसे अपने साथ अजीब जगहों पर ले जाते। वो किसी लड़की का मकान था जहाँ वो हसन को अपने साथ ले आए थे। हसन और उसके कज़न 1 घंटे तक उस लड़की को नाचते हुए देखते रहे। साथ साथ उसके कज़न शराब भी पी रहे थे। हसन हैरान था। उसके चाचा तो खानदान में अपने दोनों बेटों की तारीफें करते नहीं थकते थे। हसन ने कहा कि उन्हें अब चलना चाहिए, लेकिन उसकी कज़न ने अपने दूसरे भाई से कहा, तेरे वाली कहाँ है, उसे तू बुला, अपने इस नखट्टू कज़न को दिखाएं क्या रौनक है यहाँ, और ये हर वक्त अपने सोग में रोता रहता है। हसन ने बताया कि वो एक स्टोर चलाता था जो उसने और उसके बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये लोग मुझसे सब कुछ छीन लेंगे। इन लोगों ने मुझे शराब पिला दी और शराब में कोई ऐसी चीज़ मिला दी, मैं बेहोश हो गया। अगले दिन आंख खुली तो मैं जेल में था। मैं 5 दिन जेल में रहा। मुझे कोई मिलने नहीं आया था। एक दिन जब एक दोस्त को कॉल करवाई तो उसने आकर जमानत दी और मुझे रिहा करवाया। घर वापस आया तो पता चला ना घर मेरा रहा और ना ही स्टोर। वो लोग नशे की हालत में मुझसे साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा चुके थे। मेरे कज़न ने मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। मैंने उन्हें मारना शुरू किया तो मेरे चचा ने कहा कि अच्छा हुआ सब कुछ मेरे बेटों ने संभाल लिया, तुम जाओ वहां जहां से पुलिस तुम्हें लेकर गई थी। मैं और मेरी बहन बाजार गई थी। जब उसने कहा, बिस्मा इस लड़की को देखो, क्या लिबास पहना हुआ है, कैसी मॉडर्न और खूबसूरत लड़की है। मैंने कहा, तुम्हें कब से मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियां पसंद आने लगी हैं? ये बहुत बोल्ड और आज़ाद होती हैं। मेरी बहन को मेरी बात बुरी लगी थी। उसने गुस्से से मुझे देखा और कहा, बहुत गलत बात है, किसी का ज़ाहिर देखकर उसके बातिन का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। और फिर बोल्ड या आज़ाद ख्याल होना तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, मुझे वो लड़की कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रही। उस दिन मैं समझ गई थी मेरी बहन पर इस तरह की मॉडर्न सहेलियों की सोहबत का असर होने लगा है। मैं नहीं चाहती थी कि हसन की तरह मेरी बहन भी सब कुछ गंवा दे। हसन ने अपना कारोबार और घर सब कुछ खो दिया था, लेकिन एक लड़की के पास तो उसका सब कुछ, उसकी इज्जत होती है। मेरी बहन अपनी सहेलियों के साथ रहकर बहुत आज़ाद ख्याल हो रही थी। उसके नज़दीक लड़कों के साथ होटलिंग या लॉन्ग ड्राइव पर जाना अब मयूब नहीं था। मैंने और मेरी अम्मा ने उसे पता चले बगैर उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी की एक सहेली का बेटा मेरी बहन को बहुत पसंद करता था। उसने रिश्ते को कबूल कर लिया। अब्बा और दादी भी राजी थे। मैं जानती थी कि अगर मेरी बहन को पता चल गया तो इस बात का भी इशू बना लेगी। इसलिए हम लोगों ने उस लड़के से कहा कि वो खुद ही मेरी बहन को रिश्ते के लिए राजी करते हैं। इसलिए उस लड़के को कहा कि वो खुद ही मेरी बहन को अपने रिश्ते के लिए राजी करे। हमें एतराज़ नहीं। खाला जिन लोगों के घर में काम करती थी, वो लोग खाला को 1 माह के लिए अपने शहर वाले घर भेज रहे थे। वहाँ पर उन लोगों के कुछ मेहमान अमेरिका से आ रहे थे और खाला खाना अच्छा पकाती थी, इसलिए खाला को जाने का कहा था। और खाला अपने बेटे की वजह से परेशान थी। वो अम्मी के पास आई और कहा कि कुछ दिन हसन को यहाँ रख ले। मेरी अम्मी ने कहा कि मैं तो नहीं रख सकती, आपको तो पता है मेरे घर में भी 2 जवान बेटियां हैं, और फिर बिस्मा के अब्बा भी इजाज़त नहीं देंगे। दादी भी नहीं मान रही थी। खाला को डर था कहीं हसन चला ना जाए। तब की बातें सुनकर खाला ने अपने आंसू साफ किए और कहा कि अपने शोहर के मरने के बाद मैं अकेली थी, लेकिन तुम लोगों को कभी कुछ नहीं कहा। अब अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है तो तुम लोग उसे भी मेरा नहीं समझते। अगर वो मेरे जाने के बाद कहीं गया तो मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अम्मी ने दादी को देखा। उनका चेहरा देखकर तो समझ गई थी कि वो क्यों हामी नहीं भर रही। अब्बा की वजह से सभी मजबूर थे। खाला मायूस होके जाने लगी। जब दादी ने कहा, ठीक है, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ जाओ, घर के पिछली तरफ का कमरा इसको दे देते हैं। खाला ने खुशी से मेरी दादी के हाथ चूम लिए और कहा कि ये उनका एहसान है। खाला चली गई थी और मैं सोच रही थी कि कोई किसी अजनबी से इतनी मोहब्बत और फिक्र कैसे कर सकता है। सगी माँ से बढ़कर था हसन उनके लिए। अब वो अक्सर कहती, मेरा इकलौता बेटा है, और मैं हंसी कि कुछ अरसा पहले तो मैं भी आपकी बेटी थी, लेकिन खाला के लिए सब कुछ उनका बेटा था जो पता नहीं क्या सोचता रहता था। खाला 1 माह के लिए चली गई और हसन हमारे घर आ गया। दादी ने उसे घर की पिछली तरफ का कमरा दे दिया और खुद भी उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारती। लेकिन दादी भी दूसरे ही दिन उकता आ गई। कहने लगी, मैं पागल हूँ जो पागलों की तरह बोलती रहती हूँ, और वो आंखें बंद किए पड़ा रहता है, जवाब भी नहीं देता। आज सुबह कुछ बोलने लगा तो सोचा शुक्र है कुछ तो बोला। तो कहने लगा, माँ को बुलाओ। मैंने कहा, तुम 23-24 साल के जवान लड़के हो, बच्चे नहीं हो, आ जाएगी तेरी माँ। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? घर से निकलो, कुछ कमाओ। तो फिर से वैसे लेट गया चादर तान के।
मैंने कहा दादी उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। खाला इसलिए तो उसे अकेला नहीं छोड़ती और आप उसे कमाने के तरीके बताने लगी हैं। वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, कुछ बातें भूल जाता है, उसका इलाज चल रहा है और खाला सारी मेडिसिन दे के गई है जो उसे देनी है। मैं उसे दवाई देने गई तो चादर ताने लेटा था। मैंने कहा हसन उठो, तुम्हारी अम्मी ने दवाई भेजी है, खा लो। जब उसे ये कहते तो वो चुपचाप खा लेता था। मैंने देखा वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन जब मैं जाती नजरें झुकी रहती थी। डॉक्टर ने कहा था बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। मैं अब कुछ देर उसके पास बैठी रहती, उसे खबरें सुनाती, ऐसे ही कुछ इधर उधर की बातें करती, वो सुनता रहता। एक दिन मैंने उसे कहा जब वो बोल सकता है तो जवाब क्यों नहीं देता, वो खामोशी तोड़ क्यों नहीं देता। उसने मेरी तरफ देखा। उस दिन पहली बार मुझे लगा था इन आंखों से ज्यादा इस दुनिया में कुछ नहीं। मैं खुद से डरने लगी थी। मैंने वहां जाना छोड़ दिया था। वाकई खाला ठीक करती थी, उस शख्स की नज़र उतारती थी। और फिर मुझे लगा था हसन को मेरी नज़र लग गई थी। उसे बहुत बुखार था और उसने साफ कह दिया जब तक अम्मा नहीं आएगी वो दवाई नहीं खाएगा। मैंने खाला से बात की, उन्होंने कहा फ़ोन दो उसे। खाला ने पता नहीं क्या कहा था उसे। उसने दवाई भी खाई थी और मुझसे भी बातें की।